एनसीपी यानी जो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है, वो जिस स्टार की तरफ पॉइंट करता है या उस एरिया में सबसे चमकने वाला तारा होता है, वो हमारा पोल स्टार होता है या उसी को हम ध्रुव तारा कहते हैं। उस हर एक 27 तारे को नाम दिया और इस तरीके से जन्म हुआ चंद्रमा की 27 पत्नियों का। इसलिए अब वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख के महीने में नहीं पड़ता है। अब वसंत ऋतु पड़ता है फाल्गुन और चैत्र के महीने में, या फिर जब वो पूरी रामायण की कहानी हुई है तो वो 7 महीना इंटू 2000 ईयर्स मतलब 14,000 साल पहले हुआ होगा। जय श्री राम। मेरा नाम दीप्तांशु गौतम है और आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इट्स बिकॉज आज हम लोग सिर्फ रामायण के एक सर्ग के एक श्लोक पे ही डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन बहुत विस्तार रूप से होने वाला है। ये वीडियो लंबा इसलिए होगा क्योंकि जिस चीज को हम समझना चाहते हैं, जो चीज मैं अनकवर कर रहा हूँ आज, उसको समझने के लिए हम लोग को कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। ये अत्यधिक आवश्यक है उस श्लोक को समझने के लिए। सो आज का जो वीडियो है और उसमें मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात करूंगा वो एक फाउंडेशन या नींव कह लीजिए, वो सेटअप करेगा आगे आने वाले बहुत से रिसर्च वीडियोस के लिए। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आप लोग को वो कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप लोग ये नीचे टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अर्थ के टोटल 5 मूवमेंट्स होते हैं। 2 बहुत पॉपुलर हैं और 3 कम जानते हैं लोग। उसमें से हम लोग 4 की बात करेंगे आज। तो सबसे पहला जो मूवमेंट होता है वो होता है अर्थ का रोटेशन। उसमें अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमता है, ये हम सब जानते हैं। और ऐसा करने में अर्थ को लगभग 24 घंटे लगते हैं, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स टू बी प्रिसाइज। इससे हमें दिन और रात मिलता है। जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो है हमारा रेवोल्यूशन का। यहाँ पे अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाता है, और या अर्थ के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सन अर्थ का चक्कर लगाता है। इसको हम जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो हमारे लिए अर्थ हमारे लिए स्टेशनरी हो जाता है, रुक जाता है, और सन उसका चक्कर लगाता है। इसको कंप्लीट करने में 365 दिन और 6 घंटे के आसपास लगता है। क्योंकि हम हर साल 365 दिन का काउंट करते हैं, इसलिए हर चौथे साल हमें एक एक्स्ट्रा डे ऐड करना पड़ता है वो 6 घंटे को कॉम्पनसेट करने के लिए। और यही रीजन है कि हमें लीप ईयर मिलता है हर चौथे साल। तो ये दोनों मूवमेंट तो हम जानते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। सो इस पिक्चर को आप देखिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पाथ है आपके सामने। एक येलो कलर का है और एक ग्रे कलर का पाथ है। सो ये येलो कलर का पाथ है, वो है सन का पाथ जो अर्थ का चक्कर काटता है, वो एक प्लेन बनाता है। उसको हम इक्लिप्टिक प्लेन बोलते हैं। ये एक पहला कॉन्सेप्ट है इक्लिप्टिक प्लेन का। ये वो प्लेन है जिसमें अर्थ सन का चक्कर काटती है। और जो आप दूसरा देख रहे हैं वो ग्रेइश कलर का है। वो प्लेन है जहां पे मून अर्थ का चक्कर काटता है। तो क्योंकि हम अर्थ पे बैठे हैं, इसलिए हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अर्थ स्टेशनरी है और सन और मून दोनों ही अर्थ का चक्कर काट रहे हैं। तो जो सन अर्थ का चक्कर काटता है उसको हम इक्लिप्टिक बोलते हैं, और जो मून अर्थ का चक्कर काटता है उसको हम लूनर प्लेन बोलते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, ये दोनों एक प्लेन में नहीं है, एक नहीं है, दोनों थोड़े से एंगल पे हैं। हल्का सा एंगल है, वो एंगल 5 डिग्री के आसपास होता है। तो उस 5 डिग्री के एंगल की वजह से ये दोनों पाथ एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, उसको असेंडिंग नोड और डिसेंडिंग नोड बोलते हैं। यही वो नोड है जहां पे जब सन, अर्थ और मून तीनों एक साथ लाइन में आते हैं तो हमें वहां पे ग्रहण मिलता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। और ये जो 2 नोड है, इसी नोड को हमारे कल्चर में, हमारे हिंदू धर्म में, इन्हीं नोड्स को राहु और केतु बोला गया है। तो राहु और केतु कोई राक्षस नहीं है। राहु और केतु ये 2 नोड्स हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें वो पूरी कहानी बताई गई है। तो पहला कॉन्सेप्ट और पहला अंडरस्टैंडिंग तो हमारे ये होना चाहिए कि हमारे ग्रंथों में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो जो है लिटरली हमें नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो एक उपमा है, मुहावरा है, जिसको
जो एक किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए हमें इसका किया गया है। ठीक है, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो एक दो मूवमेंट हमने देख लिया, रोटेशन और रेवोल्यूशन। अब अगले मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं और वो होता है एक्सियल नॉड। आप समझते हैं ये एक्सियल नॉड क्या होता है, हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अर्थ यहाँ पे टिल्टेड है, अराउंड 23.5 डिग्रीज पे टिल्टेड है, लेकिन आप जैसा देख रहे हैं ये मूव कर रहा है। तो ये हर वक्त स्थिर नहीं रहता है, ये 21.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच में घूमता रहता है, और ये पूरा होने में लगभग 40 से 41 हजार साल लगते हैं, और ये एक बहुत ही स्लो मूवमेंट है। इसको आप 100, 200, 500, 1000 साल में भी उतना सिग्निफिकेंट नहीं देख पाएंगे। तो ये एक बहुत स्लो मूवमेंट होता है और ये एक एक्सियल नॉड होता है। तो अब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को जो अर्थ की एक्सिस है, जो नॉर्थ एक्सिस है, साउथ एक्सिस है, मतलब उत्तर और दक्षिण जो एक्सिस है, इसको अगर इन्फिनिटली एक्सटेंड किया जाए, तो फॉर एग्जांपल आप इस रेफरेंस इमेज को देखिए। सो इस रेफरेंस इमेज में अगर अर्थ अर्थ को सेंटर पे रख के एक स्फीयर बनाया जाए अंतरिक्ष में, स्पेस में, जो नॉर्थ और साउथ पोल को एक्सटेंड किया जाए, तो इस इमेजिनरी स्फीयर को सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं। और जितने भी हमारे नक्षत्र हैं वो सब इसी इमेजिनरी सेलेस्टियल स्फीयर में आते हैं। और ये जो टिल्टेड एक्सिस आप देख रहे हैं, जो हमें पता है इसमें 23.5 डिग्री का है, ये जो टिल्टेड एक्सिस है, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, वो जिस एरिया में पॉइंट आउट करता है, वो एरिया में जो सबसे शाइनी स्टार होता है, उसको हम एनसीपी या नॉर्थ सेलेस्टियल पोल कहते हैं। सिमिलरली जो साउथ में है उसको हम साउथ सेलेस्टियल पोल कहते हैं। और किसी भी गिवन टाइम पे जो एनसीपी यानी जो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है, वो जिस स्टार की तरफ पॉइंट करता है या उस एरिया में सबसे चमकने वाला तारा होता है, वो हमारा पोल स्टार होता है, या उसी को हम ध्रुव तारा कहते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो मैं यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ध्रुव जो है, जो हमारी स्टोरीज में हम सुने हैं, वो एक मतलब वो हम एक तारे की बात करते हैं वहां पे, वो उस समय जो सबसे शाइनी स्टार होगा हम उसकी बात करते हैं। और प्रोबेबली जब ये स्टोरी लिखी गई होगी तो उस समय ध्रुव तारे को डिस्कवर किया गया होगा या फिर उसका नाम दिया गया होगा। तो ऐसा जो हमारी कहानी है उसका हमें अंदर मतलब जाके समझना पड़ता है कि वो एक्चुअली बात क्या कर रहे हैं। तो अगेन जो नॉर्थ पोल स्टार है वो हमारे लिए ध्रुव तारा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट को, जो हमारे आज के वीडियो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है प्रिसिजन ऑफ द इक्विनॉक्स। सो प्रिसिजन ऑफ द इक्विनॉक्स होता क्या है? तो हम ये जानते हैं कि अर्थ का जो मूवमेंट है वो तीन हमने देख लिया। एक रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है, एक एक्सियल नॉड होता है, और एक और होता है जो अर्थ अपने एक्सिस पे अगर टिल्टेड है तो वो टिल्ट भी ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, वो एक तरीके का, जो आपने कभी किसी लट्टू को अगर या किसी टॉप को अगर आपने रस्सी से खींचे घुमाया होगा, तो जिस तरीके से वो घूमता है वैसे ही अर्थ की एक्सिस भी अपनी ही जगह पे घूमती रहती है। और इसको होने में लगभग 26,000 साल या 25,970 साल के आसपास लगते हैं। तो अब एक रेफरेंस के लिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूं जो इस चीज को क्लियर करेगा। तो चलिए उस चीज को देखते हैं। तो चलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि प्रिसिजन ऑफ द इक्विनॉक्स होता कैसे है और वो काम कैसे करता है। तो ये एक मॉडल है जियोजेब्रा में। अ, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे आपको देखना है कि ये सेंटर जो में ब्लू कलर का है ये अर्थ है, और ये जो ब्लू कलर की ये जो इलिप्टिकल है ये इक्लिप्टिक पाथ है, जो सन का पाथ है जो चक्कर काटता है। और ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये हैं विंटर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस, वर्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स। तो ये क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ये है एनसीपी और ये है एससीपी, जो हमने अभी देखा था कि सेलेस्टियल स्फीयर में जो हम अगर अर्थ की नॉर्थ और साउथ एक्सिस को इन्फिनिटली एक्सटेंड करें, तो नॉर्थ एक्सिस जिस तरह पॉइंट आउट करती है वो होता है नॉर्थ सेलेस्टियल पॉइंट, और जो एससीपी होता है वो दक्षिण जो धुरी होती है वो जिस तरह पॉइंट आउट करती है वो होता है साउथ सेलेस्टियल पॉइंट।
और नॉर्थ सेलेस्टियल पॉइंट जिस तरफ के स्टार को सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार होता है वो होता है हमारा ध्रुव तारा। तो चलिए अब मैं इसको एनिमेट करता हूँ आपके सामने ये दिखाने के लिए। इसको कुछ कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब इसको एनिमेट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको नीचे लेके आऊंगा, रीसेट इट। अब आप देखिएगा सबसे पहला इम्पैक्ट हम देखने जा रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं कि प्रिसिजन ऑफ इक्विनॉक्स है क्या। मैं इसको एनिमेट करता हूँ, आप एनसीपी पॉइंट को देखिए। सो मैंने इसको स्टार्ट किया। अब देखिए क्या हो रहा है, जो एक्सिस है वो ऐसे घूम रहा है, पूरा बना रहा है, एक सर्कल क्रिएट करेगा वो पूरा 26,000 साल में। ठीक है, यही है प्रिसिजन ऑफ द इक्विनॉक्स। ये एक मूवमेंट है अर्थ का जो अराउंड 26,000 साल लगता है, और ये जब कंप्लीट होता है तो एनसीपी वापस अपने उसी पॉइंट पे आता है जहां वो 26,000 साल पहले था। तो ये एक साइक्लिक मूवमेंट है। जैसे मैं अगर इसको 0 कर दूं, तो आप जैसे मैं अब इसको रीसेट करता हूं मैं, तो देखिए यहाँ पे आप इस पॉइंट पे देखिए, ये अश्लेषा और पुष्य नक्षत्र के बीच में है। अब मैं इसको फिर से एनिमेट करूंगा और देखिएगा ये वापस उतने टाइम में वहीं पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगेन फिर से कि ये एनसीपी धीरे धीरे पूरा एक तरीके से आसमान में चक्कर काटेगा, और जैसे ही ये पूरा 25,970 साल पूरा हो जाएगा, ये वापस अपने पुराने उसी जगह पे आ जाएगा जहां पे वो पहले था। इसका इम्पैक्ट अब क्या क्या पड़ता है हम देखेंगे, बट आप देखिए वापस से ये पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र के बीच में आ चुका है। यही होता है प्रिसिजन ऑफ द इक्विनॉक्स। तो चलिए अब इसके हम कुछ इम्पैक्ट को समझते हैं जो ये डालता है। सबसे पहली चीज, मैं इसको रीसेट करूंगा एक बार। सबसे पहली चीज कि एनसीपी जिस तरफ पॉइंट आउट करता है वो होता है हमारा ध्रुव तारा। लेकिन अगर आप एनसीपी को देखेंगे तो एनसीपी एक जगह पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, एनसीपी मल्टीपल जगह पूरा एक सर्कल क्रिएट कर रहा है। तो एनसीपी जिस साल में जहां जहां पॉइंट आउट करेगा उस टाइम में उस तरफ अगर कोई सबसे चमकने वाला तारा दिखा तो उसे हम पोल स्टार या ध्रुव तारा बोल देते हैं। हाँ, इसका मतलब यह है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जरूरी नहीं है कि ध्रुव तारा हमेशा सेम रहे। ध्रुव तारा बदलता भी रहता है, विद टाइम वो बदलता रहता है। जैसे कि अभी पोलैरिस है, 3,000 साल पहले उसे थूबन कहते थे। रामायण के टाइम में वो ब्रह्म राशि है, अभिजीत बोलते हैं उस स्टार को। और महाभारत के टाइम में अगर आप देखेंगे तो उस वक्त कोई भी पोल स्टार का जिक्र नहीं है, क्योंकि उस समय जहां पे एनसीपी पॉइंट आउट कर रहा है वहां पे कोई भी बहुत चमकने वाला स्टार नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं ताकि थोड़ा सा और विजुअली आप लोग को समझ में आ जाए। ये अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जियोजेब्रा में है। अमरेश जी ने इस चीज को बनाया है। इट्स एन ओपन सोर्स, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसका यूज मुझे सबसे पहले नीलेश नीलकंठ ओक जी, जिनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, उनसे मैंने देखा था। तो ये अमरीश जी का है जियोजेब्रा में। इसको आप जाके यूज करें और उसको खुद जाके चेक करें। तो चलिए अब इस मॉडल में हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ईयर है 23,650 बीसी, तो लेके जो अपर लिमिट है वो है 2100। तो अब क्योंकि ये पूरे मूवमेंट में 26,000 साल के आसपास लगता है, इसलिए इसमें 100-200 साल से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं, मैं एनिमेट करूंगा। आप एनसीपी पे ध्यान रखिएगा, एक इधर, और ये जो पिंक कलर का पॉइंट है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल यही सर्कल है। तो ये आपको दिखाएगा कि ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ 26,000 ईयर्स ये कैसे कैसे मूव किया है और गिवन पॉइंट पे कौन सा सबसे चमकता हुआ तारा था। तो बिना किसी और ज्यादा चीज के वेट किए हुए हम फिर से आगे बढ़ते हैं। मैं इसको एनिमेट करता हूँ। अब आप बस ध्यान दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये एनसीपी पूरा सर्कल घुमा रहा है, राइट। और ये पूरा सर्कल घूमने में इसको 26,000 साल के आसपास लगेगा। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज करूंगा यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे पॉज किया है सबसे पहली चीज, और आप देख सकते हैं कि हम कुछ 12,000 बीसी के आसपास है। 12,000 बीसी के आसपास अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये सबसे चमकता हुआ तारा है। तो उस समय यही तारा
ध्रुव तारा रहा होगा उस समय के टाइम में। और साउथ में अगर हम आते हैं, और ये अभिजीत है, वेगा, जिसको हम आज वेस्टर्न साइंस में बोलते हैं। और अगर हम साउथ में देखें तो साउथ में भी सिमिलर सर्कल बनता है, और वहां पे जो सबसे चमकता हुआ तारा है वो ये है। और ये बहुत फेमस तारा है, ये एक बहुत ही महान ऋषि के नाम पे रखा गया है। इस तारे को हम अगस्त ऋषि बोलते हैं। और ये अगस्त ऋषि साउथ में है, जो विंध्य पर्वत, जो रेंज है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वहां पे खड़े होके देखता था, जिसका भी उल्लेख रामायण में बहुत सुंदर तरीके से मिलता है। जब हम वहां तक उस स्टोरी पर पहुंचेंगे तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर से उसको एनिमेट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं एनिमेशन। और देखिए फिर से स्टार बनना स्टार्ट हो चुका है, और ये फिर से कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम आ गए हैं कुछ 5500 बीसी के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कोई भी रिलेटिवली बहुत चमकीला तारा नहीं है, न यहाँ पे न साउथ में। तो इस समय में यहाँ पे कोई ध्रुव तारा नहीं होगा। यहाँ पे अगर उस समय कोई बुक्स या ऐसा कोई लिखा गया होगा तो उसमें आपको ध्रुव तारा उस समय का कोई जिक्र नहीं मिलेगा आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से काम करता है। मैं इसको एनिमेट करता हूँ और हम वापस लेके आते हैं अपने ओरिजिनल टाइम में, जहाँ पे ये था। तो अगर आप देखेंगे तो हम वापस अपने उसी टाइम पे आ चुके हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, और वापस ये जो समर सॉल्स्टिस है वो आर्द्र नक्षत्र में आ चुका है। तो पहला तो इम्पैक्ट ये है कि जैसे जैसे प्रिसिजन ऑफ द इक्विनॉक्स की वजह से एनसीपी चेंज होता है, तो हमारा ध्रुव तारा भी चेंज होता है। तो चलिए अब दूसरे इम्पैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरा मॉडल है, वहीं जियोजेब्रा से ही मिला है, और अमरीश जी ने ही इसको डिजाइन किया है। तो यहाँ पे हम प्रिसिजन ऑफ द इक्विनॉक्स का दूसरा इम्पैक्ट देखते हैं। ठीक है, अब उसको देखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नक्षत्र सिस्टम क्या है, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, हमारा जो हिंदू कैलेंडर में जो 12 महीने होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैसे बदलते हैं, वो किसके नाम पे रखे गए हैं। और ये जब समझ लेंगे तो हम समझेंगे कि प्रिसिजन ऑफ द इक्विनॉक्स का असर क्या पड़ता है उन पे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। नक्षत्र सिस्टम, तो जो हमारे पहले के ऋषि मुनि थे, जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर्स थे, वो ऐसा है कि वो एक बार आते हैं बाहर, और खुले आसमान में, पोल्यूशन तो था नहीं इतना, तो खुले आसमान में आके देखते हैं और देखते हैं कि चांद जो है, चंद्रमा एक पॉइंट से निकल रहा है और दूसरे पॉइंट पे जाके अस्त हो रहा है। तो नेक्स्ट डे आए और उन्होंने देखा कि ओके, आज चंद्रमा दूसरे जगह से उदय हो रहे हैं और दूसरी जगह अस्त हो रहे हैं। तो उन्होंने उसको नोट करना शुरू किया, और इस नोट करने के चक्कर में वो उन्होंने कंटिन्यूअसली नोट किया इसको, और उन्होंने देखा कि 27 दिन बाद चंद्रमा वापस अपनी पहली ही जगह पे वापस आ चुके हैं, जहां पे वो फर्स्ट डे थे। और ऐसा करने में उन्होंने पूरे आसमान को कवर कर लिया उदय अस्त करने में। तो ये उदय अस्त की जो 27 दिन की जो प्रक्रिया थी, वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने इसको बार बार देखा और ये नोटिस किया कि लगभग हर दिन जो है, जैसे कि पहले दिन और 28वें दिन चंद्रमा एक पोजीशन पे है, दूसरे और 29वें दिन चंद्रमा एक ही पोजीशन पे है, तो 27 दिन का पीरियड था। तो उसको अब उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने पूरे आसमान को 27 भाग में डिवाइड कर दिया, और वो 27 भाग को चंद्रमा का बोला, ये चंद्रमा के 27 घर हैं, मतलब कि आज चंद्रमा इस घर में है, आज चंद्रमा उस घर में है। और उसके बाद उन सारे घर को समझने के लिए, अब क्योंकि ये फिजिकल तो है नहीं, ये इमेजिनरी है, समझने के लिए है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको चिन्हित करने के लिए, वहां पे जो सबसे चमकता हुआ तारा था, उन्होंने उस हर एक 27 तारे को नाम दिया, और इस तरीके से जन्म हुआ चंद्रमा की 27 पत्नियों का। यस, तो चंद्रमा की जो 27 पत्नियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक व्यक्ति है जिनकी शादी दक्ष की 27 लड़कियों से हो रही है। ना ना ना, ये एक स्टोरी है जो कि जो हमें एक नक्षत्र सिस्टम के ऑब्जर्वेशन की स्टोरी को एनकोड करने के लिए लिखा गया है इसको, ताकि जो लोग बहुत साइंस में, विज्ञान में जिनको बहुत रुचि ना हो, वो स्टोरी ही सुन के समझ सकें और ये ज्ञान एटलीस्ट आगे कंटिन्यू होता रहे। तो ये ऐसे आती हैं चंद्रमा की 27 पत्नियां, जो आप यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं। वो है मघा, अश्लेषा, पुष्य, पुनर्वसु, आर्द्रा, मृगशीर्ष, रोहिणी, कृतिका, भरणी, अश्विन, रेवती, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, शतभिष, धनिष्ठा,
श्रवणा, उत्तराषाढ़, पूर्वाषाढ़, मूला, ज्येष्ठा, अनुराधा, विशाखा, स्वाति, चित्रा, हस्ता, उत्तर फाल्गुनी एंड पूर्व फाल्गुनी। तो ये 27 नक्षत्र हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे में 12 महीने होते हैं हमारे हिंदू कैलेंडर में। वो होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। ये 12 महीने होते हैं। तो वो जो 12 महीने हैं वो भी इन्हीं नक्षत्रों के ऊपर ही रखा गया है। जैसे चित्रा नक्षत्र है, तो चित्रा नक्षत्र जो है उसको हम चैत्र के नाम से जानते हैं। सिमिलरली विशाखा हमारा वैशाख से आता है, ज्येष्ठा हमारा आता है जेठ, आषाढ़ का आषाढ़ ही रहता है, श्रवणा कम्स फ्रॉम श्रावण, मतलब श्रावण कम्स फ्रॉम श्रवणा, फिर भाद्रपद हमारा भाद्रपद है, अश्विन कुआर, कृतिका बनता कार्तिक, अगहन मास जो होता है उसको मृगशीर्ष बोलते हैं, पौष जो होता है वो पुष्य होता है, और फाल्गुनी बन जाता है हमारा फाल्गुन। तो ऐसे जो है हमारे लूनर मंथ, जो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो लूनी सोलर कैलेंडर है उसके हिसाब से जो मंथ है वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। तो अब आप ये भी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 ऋतुएं हैं जो हम जानते हैं। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। वो होती है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लेट सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूं, तो 0 करने पे आप ये देख सकते हैं कि सन यहाँ पे इस पोजीशन में है, वर्नल इक्विनॉक्स पे है। वर्नल इक्विनॉक्स, अच्छा हाँ, एक और चीज, ये जो 4 कार्डिनल पॉइंट्स हैं, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, वो SSWS है, वर्नल इक्विनॉक्स, ऑटमनल इक्विनॉक्स। तो समर सॉल्स्टिस वो पॉइंट है जहां पे अर्थ की एक्सिस की वजह से सन की लाइट सबसे ज्यादा पड़ती है, और वो उस समय दिन सबसे लंबा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और रात सबसे छोटी होती है, जो हम आज जानते हैं 21 जून होता है। विंटर सॉल्स्टिस एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ये वो पॉइंट है जहां पे कि अर्थ जो है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूरी पे रहता है, और वहां पे सूरज की रोशनी सबसे कम पड़ती है, इसलिए वहां पे रातें सबसे लंबी होती हैं और दिन बहुत छोटे होते हैं। वर्नल इक्विनॉक्स, ऑटमनल इक्विनॉक्स वो पॉइंट है जहां पे सन की रोशनी अर्थ पे बराबर पड़ती है। इसका मतलब वहां पे दिन और रात एक जैसे होते हैं, लगभग 12 घंटे के होते हैं, और वो दोनों ही वसंत और शरद ऋतु के एग्जैक्टली मध्य में आते हैं। वर्नल इक्विनॉक्स हमारा वसंत ऋतु के मध्य में आता है, सिमिलरली ऑटमनल इक्विनॉक्स शरद ऋतु के मध्य में आता है। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो आगे चलते हैं और ये अब समझते हैं कि जो किसी भी ऋतु में महीना कैसे डिसाइड होता है कि वो ऋतु किस महीने में पड़ती है। देखिए, तो अब फोकस आप कीजिए वसंत ऋतु पे। तो वसंत ऋतु में आप देख सकते हैं कि सन यहाँ पे इस पोजीशन पे है, और सन के पीछे जो हम कह सकते हैं कि चलिए अश्विन नक्षत्र है, तो हम कहें कि सन के बैकड्रॉप में अश्विन नक्षत्र है। और इस ऋतु के ऑपोजिट में जो चार यहाँ पे 4 या 5 यहाँ पे नक्षत्र हैं, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा। तो यहाँ पे चित्रा और विशाखा, इनके नाम पे 2 महीने पड़े हैं, चैत्र और वैशाख। इसलिए हम बोलते थे कि वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख के महीने में आता है, ये रीजन है। और अगर अगर आप उसको और आगे बढ़े ग्रीष्म में, तो ग्रीष्म के ऑपोजिट हेमंत है, वहां पे कौन कौन से आ रहे हैं, ज्येष्ठ और आषाढ़। इसलिए हम बोलते थे कि जेठ और आषाढ़ गर्मी के टाइम होता है। और सिमिलरली वर्षा ऋतु में अगर हम आएंगे तो वर्षा ऋतु के ऑपोजिट हमारा होता है श्रावण और भाद्रपद। तो श्रावण और भाद्रपद में बारिश का टाइम होता है। सिमिलरली फिर शरद ऋतु में हम आते हैं, तो शरद ऋतु में हमें दिखता है कुआर और कार्तिक। तो कुआर या अश्विन और कृतिका महीना वो शरद में आती, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से महीना डिसाइड होता है। अगर ये भी आप पे एग्जैक्टली क्लियर हो चुका है, तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे इंपैक्ट पे, प्रिसिजन ऑफ द इक्विनॉक्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए मैं इसको एनिमेट करता हूं। एनिमेट करने से पहले अच्छा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो सिचुएशन है ये आज से 2000 साल पहले की है। तो चलिए मैं इसको आपके सामने एक बार रीसेट करता हूं और एनिमेट करता हूं। तो अब जब मैं एनिमेट करूंगा
तो आप अपना ध्यान समर सॉल्स्टिस पे रखिएगा, ठीक है? चलिए, मैं इसको एनिमेट करता हूँ। अब देखिए, मैं एनिमेट कर रहा हूँ, ठीक है? साल बदल रहे हैं, तो अब आप ये देखिए कि समर सॉल्स्टिस का जो पॉइंट है, वो है ग्रीष्म ऋतु के अंत में ही, लेकिन उसके पीछे के जो नक्षत्र हैं, वो चेंज हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं समझाता हूँ। ऐसे समझिए कि सन का जो अर्थ है, वो टिल्टेड है और सूरज की रोशनी यहाँ पे सबसे अधिक पड़ रही है, ठीक है? और पीछे उसके जो भी नक्षत्र हैं। अब ये जो एक्सेस है, ये इस तरीके से घूमता है, राइट? तो घूम के मान लीजिए अगर अगर ये ऐसे पड़ रहा है, ठीक है? इस तरीके से पड़ रहा है, तो इसके पीछे मान लीजिए कृतिका नक्षत्र है। अगर जब प्रिसिजन ऑफ द इक्विनॉक्स की वजह से वो घूम के वो इस तरीके से आ जाता है, तो यहाँ पे तो कृतिका रहेगी नहीं, यहाँ पे दूसरा नक्षत्र हो जाएगा। इसलिए प्रिसिजन ऑफ द इक्विनॉक्स की वजह से वहां पे दूसरी एक्सिस, वहां पे दूसरा नक्षत्र पड़ता है और इसीलिए समय बदलने के साथ समर सॉल्स्टिस के पीछे जो नक्षत्र है वो भी बदलता रहता है। तो इसको एक बार हम फिर समझेंगे एनिमेट करके। जैसे मैं आपको ये अगर मैं ये एनिमेट करूं तो आप देखिए, जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है, समर सॉल्स्टिस अभी भरणी नक्षत्र के पीछे है, अब समय बीतेगा तो अश्विन नक्षत्र के पीछे आ जाएगा। ऐसे ही ये समय और बीतेगा तो रेवती नक्षत्र के पीछे आ जाएगा, ठीक है? अब इसका एक बहुत की इम्पैक्ट पड़ता है। वो इम्पैक्ट क्या है उसको देख लेते हैं। तो चलिए, मैं डालता हूं इस समय 2000 साल पहले की चीज। 2000 साल पहले वर्नल इक्विनॉक्स में हमने अभी देखा था कि पीछे वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख के महीने में पड़ती थी, ठीक है? लेकिन अगर हम इसको एनिमेट करके आज के टाइम में लेके आए तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं इसको एनिमेट करता हूँ तो समय बीत रहा है और यहाँ पे जैसे जैसे हम 2000 के आसपास आएंगे फिर मैं इसको पॉज करूंगा और तब देखिएगा कि क्या डिफरेंस हो जाता है, ठीक है? तो चलिए, मैं इसको ले आता हूँ 2024 में। आज हम 2024 में है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वसंत ऋतु है इसके ऑपोजिट में है पूर्व उत्तर फाल्गुनी और चित्रा। मतलब कि क्योंकि प्रिसिजन ऑफ द इक्विनॉक्स 2000 साल में अर्थ के एक्सिस जो है थोड़ी सी घूम चुकी है, इसलिए अब वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख के महीने में नहीं पड़ता है। अब वसंत ऋतु पड़ता है फाल्गुन और चैत्र के महीने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है जो हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर इस समय कोई ऋतु किसी महीने में पड़ रही है तो वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो बदलती रहेगी बिकॉज ऑफ प्रिसिजन ऑफ द इक्विनॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं रामायण की ओर। तो अभी तक तो हमने सिर्फ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था बिकॉज वो जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो यहाँ पे हमने कुछ जो चीजें समझी हैं वो है कि चंद्रमा की पत्नियां जो हैं 27 पत्नियां, वो एक्चुअली में कोई पत्नियां नहीं है, वो नक्षत्र सिस्टम है। और इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अमेजिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है, अच्छा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है जिसको एक कहानी के रूप में दिया गया है। वो है जब दक्ष जो है चंद्रमा को श्राप देते हैं। और तो वो कहानी जो पूरी है, अगर उसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि वो स्टोरी एक्चुअली क्या बताती है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं और मैं इस पे भी इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब फाइनली पढ़ते हैं हम रामायण की तरफ। तो पिछले वीडियो में हमने जटायु का वध का वृत्तांत सुना था और समझा था कि कैसे जटायु सीता को बचाने के लिए युद्ध करते हैं और अंततः रावण के हाथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, अरण्यकांड समाप्त होता है। और अरण्यकांड समाप्त होने से पहले एक बहुत ही फेमस कथा है शबरी की, जो यहाँ पे आती है और उसका जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है और उसके लिए और वो जो तुलसी कृत रामचरितमानस में लिखा है, दोनों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो इतना अमेजिंग, इतना ब्यूटीफुल है कि अगर आप वो भी सुनना चाहते हैं तो मुझे डेफिनेटली वो भी कमेंट करके आप प्लीज लिखिए और मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो अब आज के हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कबंध के बोलने पे श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचते हैं जहां पे उनकी भेंट महाबली हनुमान जी से होती है।
वो फिर सुग्रीव से उनकी मित्रता कराते हैं, जहाँ पे कि राम फिर सुग्रीव की कहानी सुनते हैं और उनसे शपथ लेते हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी को छुड़ाने के लिए और तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिलाने के लिए मैं बाली का वध करूंगा। तो वहां पे जब वो वापस जब लड़ाई शुरू होती है, तो पहली बार तो सुग्रीव जो है मतलब बालियों को मार के भगा देता है। तो उसके दूसरी बार जब वापस ललकारने जाते हैं, तो वो गले में एक माला पहन के जाते हैं। तो वो माले से फिर पहचानते हैं राम और वहां पे बाली का वध करते हैं। तो अब यहाँ जब बाली का वध हुआ है, तो वहां पे जब तीर लगने के बाद जब बाली जमीन पे गिरा है, तो वहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक श्लोक है, जो किष्किंधा कांड के सर्ग 16 और 37वें नंबर का श्लोक है। वो कुछ इस तरीके से है कि इंद्र ध्वजो इव द्यूतो पौर्णमास्या महीतले अश्वक युक्त समय मासी गतिश्री को विचेतने बाष्प समृद्ध कंठस्तु वाली चार्ता स्वरशन है। अब इसका मतलब ये है कि अश्विनी के पूर्णिमा के दिन जो इंद्र ध्वजोत्सव जो मनाया जाता है, वो अंत में जब फेंका हुआ ध्वज जैसे नीचे गिरता है, बाली वैसे ही गिर कर रोने लगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे कि अश्विनी मास के पूर्णिमा के दिन, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट। और दूसरा इंद्र ध्वजोत्सव। नाउ इंद्र ध्वजोत्सव में क्या है कि वो झंडा ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे आके गिरता है। और अगर हमारे कोई महाराष्ट्र के फ्रेंड्स हैं जो इसको सुन रहे हैं, या फिर जो साउथ इंडिया, अगर हमारे इंडिया फ्रॉम द साउथ के अगर कोई फ्रेंड्स, स्पेशली जो हमारे कर्नाटका में रहते हैं, अगर वो फ्रेंड्स सुन रहे हैं, तो आपको इससे ध्यान पड़ेगा। आपका एक बहुत ही फेमस और बहुत एक फेस्टिवल है, जिसको हम महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं, और उसको सेम हम कर्नाटका साइड में हम उसको उगाड़ी कहते हैं। ये मनाते हैं, ठीक है। नाउ इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि हम जानते हैं गुड़ी पड़वा या उगादी आज चैत्र के महीने में हम मनाते हैं। चैत्र या हम वसंत ऋतु में मनाते हैं, टू बी प्रिसाइज। वसंत ऋतु जब होता है तब हम मनाते हैं, चैत्र नहीं। तो अब लेकिन रामायण में लिखा है कि वो अश्विनी मास में मनाया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए, अच्छा एक और चीज है कि नेपाल में यही इंद्र ध्वजोत्सव इंद्र जट नाम से मनाया जाता है, लेकिन वो अश्विनी मास में ही मनाया जाता है, ठीक है। तो जो इंद्र ध्वजोत्सव या जो ये मनाने का नए साल को मनाने का जो टाइम होता है, हम कहते हैं कि जो गुड़ी पड़वा है वो भी तरीके से नए साल का आगमन होता है, नया साल शुरू होता है। तो हम जानते हैं हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कि नया साल हमारा वसंत ऋतु में शुरू होता है। तो कदाचित रामायण में जो वसंत ऋतु था वो अश्विनी मास में पड़ता था, और ये हमने अभी देखा है प्रिसिशन ऑफ द इक्विनॉक्स की वजह से कि कैसे कोई भी एक ऋतु किसी एक महीने में हमेशा पड़े ये जरूरी नहीं है, बिकॉज अर्थ ऐसे घूमता रहता है। तो वो जो चार कार्डिनल पॉइंट्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। और क्योंकि 26,000 साल का मूवमेंट है और 12 महीने हैं, इसलिए लगभग 2000 साल पे एक महीना पीछे हो जाता है। अब यहाँ पे कितना महीना पीछे बीता है? 7 महीना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार। क्वार इज अश्विन मास। तो 7 महीने पीछे गए हैं, और प्रिसिजन ऑफ द इक्विनॉक्स की वजह से हर महीना पीछे जाने में 2000 साल लगते हैं। इसका मतलब कि जब ये बाली का वध हुआ है, या फिर जब वो पूरी रामायण की कहानी हुई है, तो वो 7 महीना इंटू 2000 ईयर्स, मतलब 14,000 साल पहले हुआ होगा। दैट गिव्स अस एन अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ समवेयर बिटवीन क्लोज टू 11.5 से 12.5 13,000 साल के आसपास हुआ होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये हमें एक स्टेप और करीब ले आता है रामायण की डेटिंग करने के लिए। एक स्टेप और क्यों? क्योंकि अगर आपको याद है तो मेरा तीसरा वीडियो था, मैंने उसमें आपसे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन डिस्कस किया था, कैसे भरत और शत्रुघ्न जब शतुद्री नदी को क्रॉस करके आ रहे हैं, तो शतुद्री नदी पश्चिमाभिमुख हो चुकी है, और उसको सपोर्ट किया था एक पेपर से जिसने ये कहा था कि शतुद्री नदी आज से 15,000 साल पहले पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गई थी, which takes us to 13,000 years, 13,000 BC। नाउ एक वो ऑब्जर्वेशन है, और एक हमें दिख रहा है कि ये 12-12,500 साल के बीच में आ रहा है। ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, ये दोनों कोरोबोरेटिव एविडेंस है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इस चीज को बताने के लिए कि रामायण उसी काल में हो सकती है, न उसके पहले न उसके बाद। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। अब अगर हम
इस चीज को सोचें कि अच्छा इसके अगर क्या और भी एविडेंसेस इसके हमें रामायण में मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली इसके एविडेंस और भी रामायण में है। मैं आपसे एक और चीज यहाँ पे शेयर करूंगा। तो ये बात अरण्य कांड की है, जहां पे लक्ष्मण जो है हेमंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं श्री राम से। तो वो यहाँ पे श्री राम से कहते हैं कि हेमंत ऋतु शुरू हो चुका है, और ये वही ऋतु है जो भैया आपको बहुत प्यारी है। यहाँ पे दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। तो वहां पे स्पेसिफिकली उन्होंने एक श्लोक है वहां पे, जो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण वहां पे जब हेमंत ऋतु का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो वहां पे एक बहुत ही सुंदर श्लोक उन्होंने बोला है, जो कि ये मेरे ख्याल से अरण्य कांड में 16वें सर्ग का 12वां श्लोक है, जो इस तरीके से है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। निवृत्ता काशशायनः पुष्यनीता हिमारुना, पुष्यनीता हिमारुना। तो वहां पे ये कह रहे हैं कि इस समय पूरा आसमान जो है ठंड हो चुका है और बहुत कुछ बता रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि कितने सुंदर तरीके से आप देखिए सूर्य उदय होते हैं और जाके पुष्य नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं। तो एक ये भी बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन है ये हमें बताने के लिए कि उस समय जो सनसेट हो रहा है वो पुष्य नक्षत्र में सनसेट हो रहा है। तो पुष्य नक्षत्र में सनसेट हो रहा है, तो अगर हम इसको भी अपने मॉडल में डाल के देखें तो हमें मिल सकता है कि किस टाइम के आसपास सूर्य पुष्य नक्षत्र में अस्त हो रहे थे। तो चलिए इस चीज को भी हम देख के थोड़ा क्लियर करते हैं कि पुष्य नक्षत्र में एक्चुअली सनसेट कब होते थे। तो अगर अब आप हम यहाँ पे देखें तो मैं इसको रीसेट करता हूँ, और अगर हम इसको फिर से मैं इसको सीधे ले जाता हूँ आपको 13,000 में, जहां पे हम देख रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं थोड़ा-सा मून को आगे रोटेट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते, और हेमंत ऋतु की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखिए, वहाँ पे हेमंत ऋतु का वर्णन हो रहा है। और हम ये चीज़ जानते हैं कि हेमंत ऋतु का जो आखिरी दिन होता है, वो होता है विंटर सोल्स्टिस। तो हम क्या देखना चाहते हैं? हम यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन देखना चाहते हैं। एक, हेमंत ऋतु में है और वहाँ पे सूर्य पुष्य नक्षत्र में हो रहे हैं। तो जै हेमंत ऋतु में आ चुके हैं, और ये देखिए, अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विंटर सॉल्स्टिस आने वाला है। हेमंत, और वहां पे कह रहे हैं कि हेमंत ऋतु खत्म होने वाला है और काफी ठंड बढ़ गई है, वो ये कह रहे हैं, मतलब कि वो कदाचित विंटर सॉल्स्टिस के पास है। और विंटर सॉल्स्टिस के पास है और वो कह रहे हैं कि सूर्य पुष्य नक्षत्र में जाके पुष्य नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि सूर्य यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में है और यहाँ पे वो अस्त हो रहे हैं। हेमंत ऋतु का सीजन है, विंटर सॉल्स्टिस पास में है, और ईयर है -13,000। तो अगर हम इसको थोड़ा सा हम चेंज करके देखें, तो पुष्य नक्षत्र इस समय भी यहाँ पे है, थोड़ा उसी के आसपास है। और तो मैं देखता हूं कि 11,000 में क्या सिचुएशन है। तो 11,000 में पुष्य नक्षत्र शिशिर में बहुत आगे जा चुके हैं, तो 11,000 तो नहीं हो सकता। तो ये कदाचित 12,000 से लेके 13,000 के आसपास की बात हो सकती है, बिकॉज वहीं पे है जहां पे विंटर सॉल्स्टिस के करीब है पुष्य नक्षत्र। तो हम एक और करीब आ चुके हैं ये जानने के कि अब रामायण किस से किसके बीच में हुई होगी। तो इस वीडियो से हम एक और चीज समझ चुके हैं कि जो हमारा तीसरे वीडियो में जो हमने शतुद्री नदी की पश्चिमाभिमुख होने की जो एक ऑब्जर्वेशन है जो हमने पेपर से की थी, वो कोरॉबोरेट कर रही है हमारे नक्षत्र पोजीशन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से। एंड बिकॉज ऑफ द प्रिसिजन ऑफ द इक्विनॉक्स हम ये समझ सकते हैं कि जो उस समय वसंत ऋतु है वो कदाचित अश्विन मास में रही होगी, और हेमंत ऋतु में सूर्य पुष्य नक्षत्र में ही अस्त हो रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हो गया है, मुझे पता है, और शायद आपको लगे थोड़ा ज़्यादा है, बट ये वीडियो बहुत ज़रूरी था हमें एक स्टेप में आगे बढ़ाने के लिए, रामायण की डेटिंग करने के लिए, और जानने के लिए कि पूरी रामायण कब थी और राम कब थे। तो चलिए अगले बार मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा कुछ ऐसी ही रोचक कहानी के लिए। तो मैं आप लोग से एक विनती करूंगा कि प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसमें आपको और क्या जानना चाहते हैं, आपकी क्या डाउट्स हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में। ऐसे ही हमारे ग्रंथों को पढ़ते रहें,
मिस्ट्रीज को अनरावल करते रहें और जय श्री राम।